गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे रक्त के परिसंचरण तंत्र के बारे में। एक कोशिकीय जीव एवं एक स्तरीय या द्विस्तरीय बहुकोशिक जीवों में ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थों को माध्यम से सीधा ही ग्रहण कर लिया जाता है तथा CO2 व अन्य अपशिष्ट पदार्थों को माध्यम में सीधा त्याग दिया जाता है। उनमें विशिष्ट प्रकार का परिसंचरण तंत्र नहीं पाया जाता है, लेकिन मानव में विशिष्ट प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। परिभाषा इस प्रकार है। मानव में पोषक पदार्थों एवं ऑक्सीजन व अन्य अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। एक होता है खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें रुधिर ऊतकों एवं कोशिकाओं के मध्य सीधा संपर्क में बना हुआ रहता है और बंद नलिकाओं में नहीं बहता है। खुला परिसंचरण तंत्र खुला परिसंचरण तंत्र इस प्रकार के रक्त परिसंचरण तंत्र में इस प्रकार के मानव में पोषक पदार्थों एवं ऑक्सीजन व अन्य अपशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए एक तंत्र होता है जिसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। खुला परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त कोशिका एवं ऊतकों के मध्य प्रवाहित होता है। और ये बंद नलिकाओं में नहीं बहता है। उदाहरण है जैसे कीट। दूसरा प्रकार है बंद परिसंचरण तंत्र, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। बंद परिसंचरण तंत्र, इसमें रक्त बंद नलिकाओं में बहता है। रक्त बंद नलिकाओं में बहता है। उदाहरण है मानव
गाय आदि। तो हमने पढ़ा खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। अब हम रक्त के संगठन के बारे में देखते हैं। कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि रक्त शरीर के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है। रक्त एक श्यान तरल है, अर्थात रक्त में बहने का गुण पाया जाता है। रक्त प्लाज्मा एवं रक्त कणिकाओं से मिलकर बना है। मानव में औसतन 5 लीटर रक्त पाया जाता है। पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि रक्त का संगठन किस प्रकार से है, तो हम इसके लिए एक चार्ट बनाते हैं। रक्त का संगठन, तो अभी हमने पढ़ा प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। लाल रुधिर कणिका, इसको आरबीसी बोल सकते हैं, रेड ब्लड कार्पल्स, इरिथ्रोसाइट या रक्ताणु, डब्ल्यूबीसी या श्वेत रुधिर कणिका। श्वेत रुधिर कणिका। तीसरा प्रकार है रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर प्लेटलेट्स। फिर श्वेत रुधिर कणिका 2 प्रकार की होती है। एक होती है कणिका युक्त श्वेत रुधिर कणिका, कणिका विहीन श्वेत रुधिर कणिका, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। तो कणिका युक्त श्वेत रुधिर कणिका, कणिका विहीन श्वेत
रुधिर कणिका। कणिका युक्त श्वेत रुधिर कणिका 3 भागों में फिर से विभाजित है। न्यूट्रोफिल्स, दूसरा प्रकार है बेसोफिल्स, तीसरा प्रकार है इयोसिनोफिल्स। इयोसिनोफिल्स। फिर कणिका विहीन WBC 2 प्रकार की होती है। मोनोसाइट, इसको एक केंद्रकाणु भी बोलते हैं। इसमें दूसरा प्रकार है लिम्फोसाइट, दूसरा प्रकार है लिम्फोसाइट। अब लिम्फोसाइट भी 2 प्रकार का है। बी लिम्फोसाइट व टी लिम्फोसाइट। एक बार फिर से देखते हैं रक्त के संगठन को। रक्त का संगठन प्लाज्मा और रक्त कणिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें प्लाज्मा 55% होता है और रक्त कणिकाएं हैं वो 45% होती है। इसके बारे में अलग अलग पढ़ेंगे, तब पूरी बात करेंगे। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की, लाल रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका और रुधिर प्लेटलेट्स। फिर श्वेत रुधिर कणिका ये 2 प्रकार की होती है, कणिका युक्त श्वेत रुधिर कणिका और कणिका विहीन श्वेत रुधिर कणिका। फिर कणिका न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स। फिर है कणिका विहीन श्वेत रुधिर कणिका 2 प्रकार की, मोनोसाइट या एक केंद्रकाणु, लिम्फोसाइट। फिर लिम्फोसाइट 2 प्रकार में विभाजित है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। आगे समझ में? अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्लाज्मा के बारे में। प्लाज्मा प्लाज्मा रक्त का एक तरल भाग है। प्लाज्मा रक्त का एक तरल भाग है। रक्त का एक तरल भाग है। यह पीले रंग का क्षारकीय तरल है। यह पीले रंग का क्षारकीय तरल है। रक्त के आयतन का 55% होता है। रक्त के आयतन का 55% होता है। शेष 45% रक्त कणिकाएं होती है। इसमें 90% जल व 10% कार्बनिक व अकार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं।
रक्त का एक तरल भाग है। यह पीले रंग का क्षारकीय तरल है। रक्त के आयतन का 55% होता है। इसमें 90% जल व 10% कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जब हम कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं तो इसमें 7 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन 7 से 8% प्लाज्मा प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें मुख्यतः फाइब्रिनोजन रक्त स्कंदन कारक है। रक्त स्कंदन कारक है, जिसका निर्माण कहाँ होता है? यकृत में निर्माण होता है। यकृत में निर्माण होता है। फिर ग्लोबुलिन्स, ये सुरक्षा क्रिया विधि में भाग लेती है। सुरक्षा क्रिया विधि में भाग लेती है। नेक्स्ट है एल्बुमिन। ये प्रासरण संतुलन करती है। हमने प्लाज्मा प्रोटीन कितनी बताई? 7 से 8%, जिसमें फाइब्रिनोजन रक्त स्कंदन कारक है। यकृत में इसका निर्माण होता है। ग्लोबुलिन्स सुरक्षा क्रियाविधि में भाग लेती है और एल्बुमिन्स प्रासरण संतुलन में कार्य करती है या सहायक होती है। ये मुख्य प्लाज्मा प्रोटीन्स है। फिर अकार्बनिक पदार्थ 0.9% होते हैं। इनका कार्य पीएच नियमन एवं विलय विभव है। इसमें सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन आयन, HCO3 आदि उपस्थित होते हैं। तो अकार्बनिक पदार्थ 0.9%, कार्य पीएच का नियमन विलय को बनाए रखना। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, क्लोरीन आयन, हाइड्रोजन कार्बोनेट आदि। तो ये हमने पढ़ा प्लेज्मा का संगठन। अब हम पढ़ते हैं रक्त कणिकाएं। प्लेज्मा पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं हम रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं प्लेज्मा में तैरती हुई अवस्था में पाई जाती है या तैरती हुई रहती है। रक्त
कणिकाएं प्लेज्मा में तैरती रहती है। रक्त कणिकाएं प्लेज्मा में तैरती रहती है। रक्त कणिकाएं रक्त के आयतन का 45% भाग बनाती है, या रक्त के आयतन का 45% होती है। और रक्त में रुधिर कणिकाओं की रक्त में रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हेमेटोक्रिट कहते हैं। हेमेटोक्रिट कहते हैं। रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो हम क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं। रक्त कणिकाएं प्लेज्मा में तैरती हुई रहती है। रक्त कणिकाएं रक्त के आयतन का 45% भाग बनाती है और रक्त में रुधिर कणिकाओं की प्रतिशतता को हेमेटोक्रिट कहते हैं। तो सबसे पहले हम आरबीसी पढ़ेंगे। लाल रुधिर कणिका या रक्ताणु। लाल रुधिर कणिका इंग्लिश में आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। रक्ताणु इरिथ्रोसाइट। लाल रुधिर कणिका की अन्य कणिकाओं की तुलना में सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। लाल रुधिर कणिकाएं यानी आरबीसी लगभग 99% तक होती है, यानी कि इनकी मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। तो आरबीसी लगभग 99% तक होती है, इनकी मात्रा सर्वाधिक होती है। आरबीसी केंद्रक रहित वृत्ताकार उभयावतल यानी बाई कॉनकेव डिस्क रूपी होती है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है। इनकी उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा रेड बोन मेरो में होती है।
इनकी उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा से होती है। जीवन काल इनका औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। एक बार फिर से देखते हैं। आरबीसी लगभग 99% तक होती है अन्य कणिकाओं की तुलना में। केंद्रक रहित, वृत्ताकार, उभयावतल, डिस्क रूपी इनका आकार होता है। इनमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। इनकी उत्पत्ति लाल अस्थि मज्जा में होती है। इनका औसत जीवन काल 120 दिन का होता है। इनमें यानी कि आरबीसी में एक लाल रंजक प्रोटीन पाई जाती है। आरबीसी में एक लाल रंजक प्रोटीन पाई जाती है जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का प्रत्येक अणु हीमोग्लोबिन का प्रत्येक अणु 4 फेरस आयन हिम समूह है तथा 4 पॉलीपेप्टाइड 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। 4 पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से बना होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ उत्क्रमणीय क्रम में जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है अर्थात हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। यहाँ उत्क्रमणीय शब्द का अर्थ है कि ये जब इसका कार्य पूरा हो जाता है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस इसकी बॉन्डिंग टूट जाती है, फिर वापस जुड़ जाता है। इस प्रकार ये उत्क्रमणीय रूप में चलता रहता है अर्थात अस्थायी बॉन्डिंग पाई जाती है। जब आरबीसी काम नहीं करती है, कमजोर हो जाती है, वृद्ध हो जाती है या क्षतिग्रस्त हो जाती है तो आरबीसी वृद्ध या क्षतिग्रस्त हो जाने पर आरबीसी वृद्ध या क्षतिग्रस्त हो जाने पर पलीहा में विघटित हो जाती है।
जब आरबीसी काम करना बंद कर देगी, क्षतिग्रस्त हो जाएगी, तो ये प्लीहा स्प्लीन में विघटित हो जाती है, यानी क्या इसके लौह तत्व और अन्य तत्व वो अलग अलग हो जाते हैं। तो इसमें लौह तत्व यकृत लीवर, यकृत को क्या बोलते हैं, लीवर, यकृत द्वारा संग्रहित किया जाता है, और शेष भाग को बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के रूप में उत्सर्जित कर दिया जाता है। बिलिरुबिन व बिलिवर्डिन के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। एक बार फिर से देख लो, आरबीसी वृद्धि या कमजोर हो जाए तो पलिया में विघटित हो जाएगी, उसका लौह तत्व है वो यकृत में संग्रहित हो जाएगा, और शेष भाग है वो बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन के रूप में उत्सर्जित पदार्थों के साथ यानी मल के द्वारा बाहर त्याग दिया जाएगा। अब बात करते हैं हीमोग्लोबिन की मात्रा की। तो साधारणतः हीमोग्लोबिन की जो मात्रा है स्वस्थ मनुष्य में, हीमोग्लोबिन की मात्रा स्वस्थ मनुष्य में, स्वस्थ मानव में 15 ग्राम यानी 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। कितनी होती है? 15 ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। पंद्रह ग्राम प्रति डेसीलीटर होती है। और इनकी संख्या की बात करें तो अपनी आरबीसी की बुक है, इसमें पुरुष और महिला, तो पुरुष की दे रखी है 52 लाख प्रति घन मिलीमीटर, और महिलाओं की दे रखी है 47 लाख प्रति घन मिलीमीटर।